Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. सो हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर बोल सकते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के सेगमेंट के साथ डील करते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस करा, जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनके सर्कुलेशन से क्या मतलब होता है। फिर हमने ब्लड वाले पोर्शन को डिस्कस करा। ब्लड वाले पोर्शन में हमने अलग अलग सेगमेंट, जैसे कि मेन दो सेगमेंट में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट वाले सेगमेंट को डिस्कस करा। उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कस करा। अब उसी सीरीज में हम ब्लड वाले सेगमेंट में कोगुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन या कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसे अपन सिंपली बोल सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन विद द कोगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो अपन ब्लड क्लॉटिंग के साथ आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड का जम जाना। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं, इसमें दो चीजें अपन डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्लोट कैसे होता है और ब्लड क्लोटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग क्यों रिक्वायर्ड है। तो इससे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ब्लड क्लोटिंग होता कब है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग कब होता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए कंडीशन क्या है। तो इंजरी होती है या फिर कोई ट्रोमा कंडीशन। ट्रोमा का मतलब होता है सीवियर इंजरी और इंजरी का मतलब होता है नॉर्मल कॉमन इंजरीज, लाइक कोई भी कट लग गया, कोई भी रगड़ जिससे कि ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ट्रोमा का मतलब होता है सीवियर इंजरी, जिसमें ज्यादा इंजरी हो जाती है। ठीक है, उसे अपन ट्रोमा बोल देते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग होती है इन केस ऑफ इंजरी और इन केस ऑफ ट्रोमा कंडीशन। ठीक है, तो ये क्लोटिंग कैसे होती है, या सीधे इंजरी के बाद क्लोटिंग हो जाती है या फिर कोई और भी कंडीशंस जनरेट होती हैं। तो सबसे पहले देखो इंजरी होती है, तो इंजरी सबसे पहला स्टेप है, इंजरी। ठीक है, ये पहला स्टेप है। इंजरी के बाद क्या होता है, इंजरी जब होती है तो इंजरी के बाद होता है ब्लीडिंग। ठीक है, और ब्लीडिंग के बाद होता है क्लोटिंग। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इंजरी होती है, इंजरी के बाद सीधा क्लोट हो जाता है ब्लड, ऐसा नहीं होता है। इंजरी का मतलब होता है किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से हमारी बॉडी की कैपिलरीज या बॉडी ऑर्गन्स का डैमेज हो जाना, जिसकी वजह से बॉडी कैपिलरीज या फिर बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स का डैमेज हो जाना और उनसे ब्लड का बाहर एक्सटर्नली फ्लो करना। ठीक है, उसे बोल देते हैं अपन इंजरी। और इंजरी के बाद होती है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब है कि ब्लड का बहना, क्लोटिंग का मतलब है ब्लड का जम जाना। ठीक है, तो इंजरी हुई सबसे पहले, फिर ब्लीडिंग होती है, फिर क्लोटिंग होती है। तो इंजरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, इसे अपन बोल देते हैं ब्लीडिंग वाली फेज को ब्लीडिंग फेज। ठीक है, ब्लीडिंग फेज बोल देते हैं अपन। ठीक है, और क्लोटिंग वाली फेज को अपन बोल देते हैं, क्लोटिंग वाली जो कंडीशन है इसे क्लोटिंग फेज के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है, जैसे इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी होने के बाद ब्लीडिंग होगी, फिर क्लोटिंग होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि ब्लीडिंग होती रहेगी कॉन्टिन्यूअस और क्लोटिंग उसके बाद होगी। तो इनका कुछ एक फिक्स सेगमेंट है, टाइम पीरियड है, जिस तक उस सेगमेंट तक रहेगी ब्लीडिंग, उसके बाद होगा क्लोटिंग। ठीक है, तो ब्लीडिंग फेज जो है वो होती है लगभग 2 से 7 मिनट। ठीक है, यानी कि 2 मिनट से लेकर 7 मिनट तक ब्लीडिंग होती है इन ए नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, यानी कि हेल्दी पर्सन है और नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसका, और उसे अगर कोई इंजरी होती है तो ब्लीडिंग जो फेज होता है 2 से 7 मिनट का फेज रहता है, यानी कि ब्लड फ्लो करता रहेगा लगभग 2 से लेकर 7 मिनट तक। मिनिमम 2 मिनट होगा और मैक्सिमम 7 मिनट्स। ठीक है, अब जो क्लॉटिंग फेज है ये होती है 7 to 15 मिनट। ठीक है, यानी कि 7 मिनट से शुरू होगी क्लॉटिंग होना, ब्लड का क्लॉट होना, और लगभग 15 मिनट तक क्लॉट जो है वो कंप्लीटली बन जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा इंजरी का कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग को कॉन्टिन्यूस लगभग 2 से 7 मिनट तक रहती है। उसके बाद फेज आता है, वो आता है क्लोटिंग वाला फेज। तो हम इसे ही डिस्कस करेंगे कि क्लोटिंग क्या है। ठीक है, अब ब्लीडिंग फेज देखो ये है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, इन एन एवरेज कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन कुछ एक स्पेशल कंडीशन होती है। स्पेशल कंडीशन की मैं बात करूं, स्पेशल कंडीशन में जैसे मैं सबसे पहले डिस्कस करूं एनीमिया। ठीक है, एनीमिया की कंडीशन में, और मैं बात करूं कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे कि हीमोफीलिया होता है। ठीक है, हीमोफीलिया की कंडीशन में क्या होता है, ये जो ब्लीडिंग फेज होता है ये ज्यादा देर तक रहता है, यानी कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग फेज अगर है तो उसके कुछ एक रीजन हो सकते हैं। एनीमिया हो सकता है। एनीमिया में बेसिकली जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं हमारी ब्लड के, ठीक है, उनकी अमाउंट कम हो जाती है। तो बेसिकली हम अगर बात करें एनीमिया में भी स्पेशल क्या होता है, प्लेटलेट का कम हो जाना। अगर प्लेटलेट्स की काउंट कम है तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, बेसिकली प्लेटलेट्स जो भी ब्लीडिंग सॉरी क्लॉटिंग के टाइम जो वेब बनता है, या फिर इसे बोल सकते हैं अपन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है, उनमें आकर प्लेटलेट्स के फ्रेगमेंट क्या है वहां पर ट्रैप होने लगते हैं, जिससे कि क्लोट बनना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स का काउंट ही कम होगा तो उन थ्रेड्स में ये ट्रैप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ट्रैप होंगे तब। ठीक है, तो प्लेटलेट कम है तो ट्रैप भी कम होंगे, ट्रैप कम होंगे तो ब्लीडिंग वाला फेज जो है वो लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इन सब कंडीशंस में ये ब्लीडिंग फेज जो है ना, ब्लीडिंग फेज एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब एबनॉर्मल हो गया तो दैट मीन्स ये जो क्लोटिंग फेज है ये भी एबनॉर्मल हो जाएगा। एबनॉर्मल का मतलब क्या है, यानी कि ये 2 से 7 मिनट वाला सेगमेंट है, ये वेरी कर सकता है, ये 7 से 20-25 मिनट तक चला जा सकता है। तो उसके बाद क्लोटिंग स्टार्ट होना होगी, तो ये ब्लीडिंग फेज पर ही डिपेंड करता है। क्लोटिंग फेज यानी कि जब ब्लीडिंग फेज कंप्लीट होगा तभी हमारा क्लोटिंग फेज स्टार्ट होगा। तो इन सब कंडीशंस में लाइक एनीमिया जिसमें कि प्लेटलेट्स की काउंट कम है, और जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया, इन कंडीशन में क्या होता है, ब्लीडिंग फेज लंबा चला जाता है और क्लॉटिंग देर से होती है। अब हेडिंग है हमारी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वाले सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर, जैसे कि हम कभी भी अपनी फिंगर को, या फिर बेसिकली हम इनवॉलेंट्री तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एज द एक्सपेरिमेंटल वे अगर अपन अपनी उंगली को काटते हैं या फिर खुद को चोट लगाते हैं तो योर वोंड यानी कि जो घाव बनता है डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसा नहीं होता है कि जो घाव बना है या फिर कट जो लगा है वो लंबे टाइम तक लगातार ब्लीड करता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। तो कुछ देर बाद क्या होता है, ब्लड जो होता है वो रुक जाता है। तो ब्लीडिंग फेज जो है उसके टाइम तो ब्लड फ्लो करता रहता है, यानी कि ब्लीड करता रहता है। लेकिन इसके कंप्लीट होते ही, ठीक है, ब्लीडिंग फेज के कंप्लीट होते ही जैसे ही क्लोटिंग फेज स्टार्ट होता है तो ब्लड का फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है? ब्लड एक्सिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। किसी भी इंजरी या फिर ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में ब्लड की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होती है कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग। यानी कि इंजरी हो गई या फिर ट्रॉमा हो गया, दैट मीन्स ब्लड जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गया। ठीक है, तो इस दौरान, ठीक है, इस डायरेक्ट एक्सपोजर के टाइम क्या करता है, ब्लड अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है या एग्जिबिट करता है, जिसे कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोल देते हैं। दिस इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जो कोगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग का फेनोमिना है या मैकेनिज्म है, ये बॉडी के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूं, ब्लड क्लॉटिंग is a defense mechanism of our body to prevent excessive blood loss। ठीक है,
यानी कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है ड्यूरिंग इंजरी और वी कैन से द टाइम ऑफ ट्रॉमा। तो इसे रोकने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया हमारा, ठीक है, जो कि एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकता है। तो वो है हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर ब्लड क्लॉटिंग। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद, यानी कि जब जैसे कि आज इंजरी हुई हमें या कट लगा, उसके कुछ दिन बाद, 2 या 3 या 5 दिन बाद क्या होता है, वहां पर हमें एक छोटा सा रेडिश ब्राउन कलर का स्कम, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि हल्के भूरे रंग का एक लाइक एक स्पोर्ट जैसा दिखाई पड़ता है, जो कि थोड़ा सा स्टिफ होता है। उसे अपन क्या बोल देते हैं, स्कम बोल देते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं थक्का, क्लोट बोल सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये मैच्योर क्लोट या फिर बोल सकते हैं कि क्लोट जो जिसे बने काफी टाइम हो गया, उसे अपन क्या बोल देते हैं, रेडिश ब्राउन स्कम बोल देते हैं। ये क्या करता है, ये उस घाव को क्या करता है, हील करने का काम करता है। यानी कि उससे क्या होता है, यानी कि अगर कहीं पर इंजरी या फिर ट्रॉमा के बाद हमें स्कम दिखाई पड़ता है, दैट मीन्स वो जो घाव है वो हील हो चुका है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इट इज अ क्लॉट और कोगुलेशन, जो कि ये स्कम है, ये या तो कोगुलेशन इसे बोल सॉरी कोगुलम या क्लोट बोल देते हैं, फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। तो मैं अगर क्लोट या सॉरी कोगुलम की बात करूं, यानी कि क्लोट या फिर कोगुलम क्या होता है, या ठीक है। तो कोगुलम क्या होता है, सिंपली मैं अगर बात करूं तो कोगुलम का मतलब होता है फाइब्रिन थ्रेड्स प्लस इसके अंदर क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। ये ट्रैप्ड की बात, ट्रैप्ड नॉर्मल नहीं है, ट्रैप्ड है, यानी कि ये यहाँ पर आकर फंस जाते हैं। यानी कि जब भी इंजरी होती है, इंजरी या फिर ट्रॉमा की साइट पर फाइब्रिन थ्रेड्स बनने लगते हैं, उन थ्रेड्स में आकर वहां से जो ब्लड फ्लो होता है उसमें से ट्रैप हो जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट, और वहां बनता है हमारा कोगुलम या फिर क्लॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लॉट वाला सेक्शन। नेक्स्ट आता है fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। यानी कि सबसे पहले जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये फाइब्रिन में कन्वर्ट तब होते हैं जब इस ब्लड प्लाज्मा का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर होता है। तो ये फाइब्रिनोजन जो है वो थ्रोम्बिन एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, फाइब्रिन में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो मैं अगर बात करूं फाइब्रिनोजन की, फाइब्रिनोजन जो होते हैं, फाइब्रिनोजन या फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन जो है वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये वाली हमारी एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव का मतलब है कि ये अब अपने मैकेनिज्म को कंटिन्यू करने के लिए रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बिन्स इन टर्न, ठीक है, थ्रोम्बिन्स बनते हैं। तो थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। और जो थ्रोम्बिन बनते हैं प्रोथ्रोम्बिन से बनते हैं। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है वो क्या करता है, देखो मैं बता देता हूँ। जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन जो होता है ये बनता है हमारा, सॉरी, यहाँ प्रोथ्रोम्बिन से, थ्रोम्बिन BIN, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। और इसमें एंजाइम जो काम आता है, यहाँ जो एंजाइम एक्ट करता है, अगर E फॉर एंजाइम की बात करूं तो ये होता है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये थ्रोम्बिन जो होता है फिब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद बात करें तो दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस, ठीक है, जिसे अपन कैस्केड प्रोसेस बोल देते हैं, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। और ये सारी की सारी जो फेनोमिना है, ये वाला जो चल रहा है, ये है कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस के अंडर आता है
ठीक है। और ये मल्टीपल स्टेप वाली प्रोसेस है, मल्टीपल सॉरी स्टेप्ड प्रोसेस, यानी कि इसमें बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा एन इंजरी इज और a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which inactive which activate the mechanism of coagulation। तो जैसे ही हमने बताया था कि जो ब्लड क्लोटिंग का फैक्टर होता है, जैसे कि हमने एनीमिया वाले केस में डिस्कस करा कि अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो क्लोट बनने में टाइम लगेगा। इसका रीजन क्या है कि हमारी इंजरी या फिर ट्रॉमा जो है या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ब्लड का जो एक्सपोजर है वो प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करता है कुछ एक फैक्टर्स को रिलीज कराने के लिए, जो कि मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को एक्टिवेट करते हैं। कोगुलेशन की मैकेनिज्म हमने देखी यहाँ पर, इन सारी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स का रोल रहता है। प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर्स को रिलीज कराती हैं जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कराने का, या फिर बोल सकते हैं कैस्केड प्रोसेस को स्टार्ट कराने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोगुलेशन वाला पोर्शन। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट द कोगुलेशन। और जिस टिश्यू लेवल पर इंजरी या फिर ट्रॉमा हुआ है उस साइट पर कुछ एक फैक्टर्स रिलीज हो सकते हैं जो कि क्लोटिंग को इनिशिएट कर सकते हैं। कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। कुछ आयंस हैं जो कि मेनली कैल्शियम आयन है, ये भी ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन में अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन से रिलेटेड वाला पोर्शन। अब हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे लिम्फ वाले पोर्शन को, जिसे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स।